गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। दूसरे अध्याय में, दूसरे भाग में हमने देखा था कि हिटलर का उदय किस प्रकार से हुआ। उसके प्रमुख 4 कारणों की हमने चर्चा की थी। तो सबसे पहला कारण जो है हमने देखा था कि वर्साई के संधि से कारण, ठीक है, हिटलर के मन में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जो असंतोष व रोष की जो भावना थी, विरोध की जो भावना थी, ये एक कारण। फिर उसके बाद में उसका व्यक्तित्व, राजनीतिक अस्थिरता व आर्थिक संकट के कारण जर्मनी का वो तानाशाह बन गया था। और तानाशाह बनने के बाद में उन्होंने जर्मनी में पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था व लोकतांत्रिक संस्थाओं को पूरी तरह से उन्होंने भंग कर दिया और पूरी तरह से वहाँ पर नाजी पार्टी का ही अध्यादेश के जरिए, ठीक है, वो काम चलाता था। और उस दिशा में सबसे पहले उन्होंने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उपाय किए। हालांकि उसके हॉलमार्क की उन्होंने नहीं सुनी और उसे पद से हटा दिया। और उन्होंने फिर आर्थिक संकट को दूर करने का जो विकल्प चुना, वो विकल्प था युद्ध। और इस युद्ध के जरिए वो अन्य देशों के साम्राज्यों को अपने देश में जोड़ना चाहता था, ताकि जर्मन लोगों को वहां रहने के लिए भूभाग प्राप्त हो और साथ ही वहां के संसाधन प्राप्त हो, जिससे जर्मनी का हम लोग विकास करेंगे। वह जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर विश्व में उभर कर सामने आएगा। तो तीसरी इंपॉर्टेंट उसकी महत्वाकांक्षा जो थी, पूर्वी यूरोप को जीतना। और इसी के कारण उन्होंने सबसे पहले राइनलैंड पर कब्जा किया, बाद में उन्होंने चेकोस्लोवाकिया पर कुछ प्रदेशों पर कब्जा किया, ऑस्ट्रिया को अपने प्रदेश में मिला लिया और उसके बाद में उन्होंने चेकोस्लोवाकिया पर पूरी तरह से कब्जा किया। ऐसे करते समय इंग्लैंड पूरी तरह से देखता रहा, उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उसको लगता था इंग्लैंड को कि सही मायने में वर्साई की संधि एक उनके ऊपर नाइंसाफी हो गई थी इसके कारण। लेकिन जैसे ही पूर्वी यूरोप को जीतने के लिए पोलैंड पर जब 1939 में हिटलर ने हमला किया और उनके साथ युद्ध शुरू किया, तो फिर फ्रांस और इंग्लैंड जो है इस युद्ध में कूद पड़े और यही से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और जब पूर्वीय मोर्चे पर जैसे ही पोलैंड पर अटैक होता है, ठीक है, उसके बाद में वो रूस पर कब्जा करने के लिए जब रूस पर अटैक करता है 1941 में, तो रूस भी इस युद्ध में कूद पड़ता है और जिसके कारण हिटलर को पराजय स्वीकृत होती है। और बाद में उधर जापान जब उनके पर्ल हार्बर पर अटैक करता है और उसके ठिकानों पर, सैनिकी ठिकानों पर हवाई बमबारी करने के लिए जो योजना बनाता है, उसके कारण अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ती है। और उनके कूदने से ही आखिरकार जब हिरोशिमा नागासाकी पर जब वो 6 अगस्त 1945 व 9 अगस्त 1945 को जब वह बम गिराती है, उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। इसके लिए फिर हिटलर ने कई सारे कानून भी बनाए थे, ये हमने देखा है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग इस अध्याय में मुख्य रूप से तीसरा पॉइंट जो है, नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, जिसके कारण हिटलर जो पूरी तरह से हिटलर की जो विश्व में घृणा की जाती है और हिटलर के कार्यों को जो अमानवीय, आपराधिक और बहुत ही हम लोग कह सकते हैं कि अमानवीय तरीके से जो लोगों की हत्याएं की थी, मतलब नाजियों के विश्व के बारे में क्या दृष्टिकोण था, वैश्विक दृष्टिकोण नाजियों का और हिटलर का, उसकी क्या सोच थी, उनसे हम लोग शुरू करते हैं। द नाजी वर्ल्ड व्यू, ठीक है, वैश्विक दृष्टिकोण से नाजी के विचार क्या थे। तो नाजी है, नाजी के विश्व दृष्टिकोण में समाज को बराबर, देखिए, नाजी का ये मानना था कि विश्व में समाज को, सभी समाज को बराबरी का हक नहीं होना चाहिए। वे नस्ल आधार पर या तो बेहतर होंगे या कमतर होंगे, यानी कि जिनकी नस्ल बहुत ऊंची होगी वो बेहतर होंगे और उन्हें ही जीने का अधिकार होगा, अन्य को नहीं होगा, बाकी लोगों को कमतर रहना पड़ेगा। इस प्रकार का उनका ये विचार था। नाजी के नजरिए से ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर, देखिए, मतलब नाजी का या हिटलर का यह मानना था कि जो नीली आंखें वाले जर्मनी मूल वंश के लोग, यानी कि जर्मनी की जिसे ब्लॉन्ड कहा जाता है और जिसे नॉर्डिक जर्मन आर्य, मुख्य रूप से ये आर्य वंश, जो ओरिजिनल आर्य वंश जिसकी आंखें नीली होती है, वही
सबसे ऊपर है जर्मनी में, और उसे ही जीने का अधिकार है, शासन करने का अधिकार है और संसाधनों को पाने का अधिकार है। और यहूदी सबसे निचले स्थान पर रहेगी और बीच में कुछ समुदाय होंगे। यहूदियों को आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। सबसे ज्यादा अगर अन्याय हुआ है तो ये यहूदियों पर ही किया है। उसके क्या कारण थे उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो यहूदियों को आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। और हिटलर की क्या सोच थी, नस्ल मतलब वंश, नस्ल, हिटलर की नस्ली सोच जो थी चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों पर आधारित थी। और ये डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के क्या सिद्धांत है देखिए, हरे इसमें मैंने लिखा है। डार्विन एक प्रकृति विज्ञानी था, साइंटिस्ट था, नेचुरल साइंटिस्ट, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधे और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया है। तो ये हर्बर्ट का सिद्धांत है, जो माफ कीजिए डार्विन का सिद्धांत है, जो आज तक लगभग मान्य करते हैं। मतलब उनका कहना था कि प्रकृति में जो भी पौधे और पशुओं की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, उत्पत्ति होने के बाद में जो पशु और पक्षी या पौधे जो है वो बदलते हुए प्राकृतिक परिवेश में अपने आप को उनको बदल करना आवश्यक है। जो बदल करेंगे वो जिंदा रहेंगे, जो नहीं करेंगे वो मर जाएंगे। यही उसका सार है। बाद में स्पेंसर ने इसको आगे बनाकर अतिजीविता का सिद्धांत बताया, जिसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेड, जो अभी थ्योरी मैंने आपको बताई। उनके अनुसार जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार। अब जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा का मतलब क्या है कि प्राकृतिक परिवेश में, पर्यावरण में जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु है वो बदलते प्राकृतिक परिवेश में अगर अपने आप में परिवर्तन करते हैं, जिंदा रहने के लिए वो अपने आप में उस प्रकृति में ढाल लेते हैं तो ही जिंदा रहेंगे, जो नहीं रहेंगे वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जैसे डायनासोर। ठीक है, तो वही ये अतिजीविता का सिद्धांत या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी है। स्पेंसर का विचार का यह अर्थ था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है, मतलब अपने आप में परिवर्तन करना है, वही पृथ्वी पर जिंदा रह सकती है। और यह बिल्कुल सही है। यह एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया थी, इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन इसमें फर्क यह है प्यारे बच्चों कि स्पेंसर ने जो सिद्धांत बताया था यह विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब यह प्रकृति में होगा, इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मानव किसी को मार देगा और पूरी उनकी प्रजातियां नष्ट करेगी और बोलेगी कि नहीं उन्होंने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया इसलिए वो मर गए, ऐसा नहीं। प्राकृतिक स्थिति में यह प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। अगर वो पशु या पौधा अपने आप में परिवर्तन नहीं करता है तो वो खत्म हो जाएगा। यह प्रकृति से है, यह प्राकृतिक नियम है। लेकिन इस प्राकृतिक नियम का आधार हिटलर और जो साम्राज्यवादी देश थे उन्होंने कैसे लिया कि ये जो स्पेंसर ने और डार्विन ने जो सिद्धांत बताया है उसी के अनुसार साम्राज्यवाद, मतलब हमारे पास ताकत है, शक्ति है और इसीलिए हम कमजोर देशों पर कब्जा करेंगे और वो हमारे गुलामी में रहेंगे। इस प्रकार का विचार उन्होंने लिया। नाजी के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये मेन सोच है प्यारी बच्चों जो हम टॉपिक देख रहे हैं कि नस्लवाद की उनकी क्या धारणा थी या वैश्विक दृष्टिकोण, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नाजी का ये मानना था कि उन्होंने आधार क्या दिया कि हम लोग डार्विन और स्पेंसर के सिद्धांतों को पालन कर रहे, लेकिन हर्बर्ट और स्पेंसर के सिद्धांत में विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया थी। यहां पर कंप्लीटली मानवीय हस्तक्षेप है, यहां पर मानव ने हस्तक्षेप करके ये किया है। नाजी के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएगी। किसके अनुसार? डार्विन स्पेंसर के अनुसार। और आर्यन नस्ल जो है सर्वश्रेष्ठ है और उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, ताकत हासिल करनी चाहिए और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना चाहिए। इस प्रकार का ये नस्लवादी विचार ये नाजियों का था, हिटलर का था। ये पहली उसकी विचारधारा, मतलब जो ताकतवर है वही जिंदा रहेगा। और दूसरी उनकी विचारधारा क्या थी? हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू था
लेबेंस्त्राउम ये का जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित थी। એટલે हिटलर का जो दूसरा जो पहलू था वो लेबेंस्त्राउम या उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। अब यह भू राजनीतिक अवधारणा मतलब क्या है कि वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना चाहिए, यानी कि साम्राज्यवाद का समर्थन, ठीक है, और वहां जाकर उनके साथ युद्ध करना और उन प्रदेशों को जीतकर अपने जो ताकतवर और सर्वश्रेष्ठ आर्यवंशीय लोग हैं उन्हें वहां पर बसाना और शासन करने का अधिकार देना, यह है जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। इससे मातृदेश का क्षेत्र, देखिए उन्होंने तीसरा तर्क दिया, इससे क्या होगा कि मातृदेश का क्षेत्रफल बढ़ेगा, मतलब जर्मनी का क्षेत्रफल बढ़ेगा दूसरे प्रदेशों पर जब कब्जा करेंगे तो, और नए इलाके में जाकर बसने वाले लोगों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी नहीं होगी। बहुत ही इसमें तर्क देखिए इसका हिटलर का, प्यारे बच्चों, कि दूसरे प्रदेशों पर जब हम कब्जा करेंगे तो वहां पर आर्यों को वहां पर रखेंगे, ठीक है, तो जो क्या होगा अपने जो मूल जन्म स्थान है यानी कि जर्मनी से वो दूर हो जाएंगे, जिसके कारण ओरिजिनल जर्मनी के प्रति उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना रहेगी, गहरा संबंध बनाए रहेगा और वो कभी उनके खिलाफ नहीं होंगे। और इसीलिए उन्होंने अन्य प्रदेशों के, अन्य राष्ट्रों के प्रदेशों पर कब्जा किया और वहां पर आर्यों को बसाया। इसके लिए हिटलर पूरब में जर्मन साम्राज्य को फैलाना चाहता है, क्योंकि पूरब में बहुत सारे आर्य वंशीय जर्मन वंशीय लोग रहते थे, तो इसलिए उन्होंने पूर्व में अपना विस्तार करने की नीति अपनाई और उसके लिए उन्होंने जो पहला प्रयोग किया वो था पोलैंड, और उसके बाद में आप लोग जानते हैं कैसा युद्ध शुरू हुआ। लेकिन शुरू में उनको पूरी सफलता मिली थी, तो उसमें पोलैंड में क्या क्या किया तो देखिए प्यारे बच्चों कि इस प्रकार से ये थी वैश्विक दृष्टिकोण, वेरी सिंपल। उसके तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्यारे बच्चों कि नाजीवाद या हिटलर का ये मानना था जिसके पास ताकत है, जो नस्ल सर्वश्रेष्ठ है उसे ही शासन करने का अधिकार है, ठीक है, और बाकी लोगों को उनके नियंत्रण में रहना है, ठीक है, उन्हें कोई जीने का भी, यहां तक माना गया था कि उन्हें जीने का अधिकार नहीं है और वो गुलामी में ही रहेंगे। दूसरा सिद्धांत था कि श्रेष्ठ लोगों को बसाने के लिए हमें अन्य प्रदेशों पर कब्जा करना चाहिए, और ताकि वहां ये लोग बसेंगे और अपने जन्मस्थल के साथ गहरे संबंध रख के, ठीक है, अच्छा संबंध बनाए रहेंगे और वो जुड़े रहेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो बात उन्होंने बताई थी कि जिसे ताकतवर है, जो ताकतवर समुदाय है उसी को जीने का अधिकार है। तो इसी के कारण उन्होंने क्या किया कि तीसरी बात जो है नस्लवाद राज्य की स्थापना की। नस्लवाद राज्य का मतलब होता है कि वही लोग वहां रहेंगे जो सर्वश्रेष्ठ है नस्ल से, वंश से, ठीक है, जन्म से जो पूरी तरह से सर्वश्रेष्ठ है, वही लोगों को वहां रहेंगे, वही शासन करेंगे और उन्हें अधिकार रहेगा, इसी को कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने नस्लवाद राज्य की स्थापना के लिए क्या क्या कदम उठाए देखिए। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना करना शुरू कर दिया, जो एक हिटलर का सपना था। सबसे पहले उन्होंने जर्मन साम्राज्य में मौजूद अवांछित नस्लों को, अवांछित मतलब कि जो नीली आंखों वाले जो ब्लांड लोग थे जर्मन, जो स्वयं को अपने आर्य वंश के समझते थे, ऐसे आर्यों को वो श्रेष्ठ समझते थे और बाकी लोगों को अवांछनीय मतलब कमजोर, निचले दर्जे के। जैसे इसमें सबसे जो निचला वर्ग था, सबसे लास्ट था यहूदी। इसके अलावा जर्मनी में जो भी मानसिक व शारीरिक रूप से जो अपाहिज लोग थे, आपने कहानी सुनी थी हेलमुट की कहानी, उसके पिताजी चिकित्सक थे और वो ये सर्टिफिकेट देते थे कि कौन अपाहिज है, कौन मानसिक रूप से कमजोर है, और बाद में उन्हें मारा जाता था। 70,000 ऐसे अपाहिजों को मारा गया था और 60 लाख यहूदियों को मारा गया था, जिसमें जिप्सियों, ठीक है, ये भी एक समुदाय था जर्मनी का, ये भी निचले दर्जे में आता था। अस्वेतो लोगों को भी वो लोग मारते थे। इसके बाद में रूसी लोग, पोलैंड, ऐसे तो 52 समुदाय थे जो कमजोर मानते थे हिटलर या नाजी लोग।
तो इसके लिए उन्होंने नस्लवादी राज्य की स्थापना कैसे की देखिए। इसके अलावा जो लोग मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपाहिज को भी ये खत्म करते थे। जर्मन में रहने वाले जिप्सी और अश्वेतों की पहली नागरिकता छीन ली और बाद में उसको मार दिया गया। रूसी और पोलिश लोगों को, पहले पोलैंड के लोगों को पोलिश लोग कहा जाता है, पोलिश लोगों को कमतर माना गया। जब जर्मनी ने दोनों देशों के क्षेत्रों पर कब्जा किया तब उन्हें गुलामों की तरह काम में झोंक दिया था। इस प्रकार से ये काम किया। नाजी के यहूदियों के साथ दुश्मनी का आधार क्या था? तो सबसे बड़ा दुश्मन यहूदियों को क्यों मानते थे, इसके प्रमुख दो कारण हैं। नंबर एक, पहला कारण है यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा थी। मतलब ईसाई धर्म के लोगों में पहले से ही पारंपरिक रूप से प्राचीन काल से ही यहूदियों के बारे में घृणा थी, तिरस्कार था, वो निम्न दर्जा के मानते थे। और उसका सबसे बड़ा कारण था, देखिए दूसरा कारण, ईसाई का ये आरोप था कि ईसा मसीह की यहूदियों ने ही मारा था। मतलब यीशु ख्रिस्त की जो हत्या की है वो यहूदियों ने की है, इस प्रकार का आरोप था। और इसी के कारण उनके मन में यहूदियों के बारे में घृणा निर्माण हुई थी और इसी के कारण वो सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी और इसी के कारण सबसे ज़्यादा हत्याएं इन्हीं की हुई है। 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा। नाजियों के नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे, आदतन मतलब वो जन्म से हत्यारे, मतलब ये जो यहूदी समुदाय है हत्या करने वाला समुदाय है, सूदखोर समुदाय है। क्योंकि ये जो समुदाय था ये व्यापारी समुदाय होता था, इसके कारण वो भारी मात्रा में इंटरेस्ट लेते थे, मतलब कर्जा बांटते थे और भारी मात्रा में ब्याज लेते थे, इसलिए उसको सूदखोर समाज मानते थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की वहां मनाही थी। यहूदियों को बाकी समाज से अलग थलग रहना पड़ता था, जिसे घेटो कहा जाता था, जिसको घेटोआइजेशन कहा जाता था। किसी समाज को जब मुख्य धारा से या मुख्य समाज से अलग थलग एक जगह रखा जाता था उसे कहते घेटोआइजेशन। ठीक है, असुरक्षित की भावनाओं के कारण भी घेटोआइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर असुरक्षा की भावना नहीं, ये जानबूझकर नाजियों ने ही इनको अलग बस्तियों में रखा जाता था, एक जगह उन्हें एकत्रित करके रखा जाता था। मुख्य देश के धारा में या आर्य लोगों के साथ ये नहीं रह सकते थे, इसको कहते हैं घेटोआइजेशन या घेटो प्रोसेस। केवल ईसाई धर्म इनमें केवल एक ही इनके लिए शुरू में एक मतलब प्रावधान था कि अगर ये यहूदी लोग ईसाई धर्म को स्वीकृत करते हैं तो उन्हें बख्शा जाता था और वो फिर उसी मूल जर्मन यानी कि आर्यन जर्मन के जो संस्कृति में ढल जाते थे। लेकिन हिटलर ने वो भी रास्ता बंद कर दिया। हिटलर का यह मानना था कि यहूदियों की समस्या का समाधान धर्म परिवर्तन नहीं है। ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, हिटलर का यह मानना था कि यहूदियों की समस्याओं का समाधान धर्म परिवर्तन नहीं है। धर्म परिवर्तन करके हमारे इसमें लाना, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका एक ही समस्या का समाधान है और वो है यहूदियों को खत्म किया जाए। बस यही अंतिम समाधान है और इसी को उन्होंने अंतिम जो है समाधान का नाम भी दिया था। अंतिम समाधान मतलब सामूहिक रूप से खत्म कर देना। 1933 से 1948 तक यहूदियों को दरिद्र कर दिया, पहले उसके आजीविकाओं के साधन से हीन कर दिया, मतलब सारे आजीविकाओं के साधन छीने गए। यहूदी देश छोड़कर भागने लगे। तब हिटलर ने और दूसरी शक्ल लड़ाई। 1939 से लेकर 1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाके में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चेंबरों में ले जाकर मारने की योजना बनाई। देखिए प्यारे बच्चों कि जब लोग भागकर जाने लगे, आजीविकाओं के साधन समाप्त हो गए, उन्हें जमीन पर कोई मालकी हक नहीं दिया गया, इसके कारण ही जब भागने लगे तो फिर हिटलर ने नीति अपनाई। तो उस समय उन्होंने पोलैंड पर कब्जा किया था। तो पोलैंड के पूर्वी भाग में जर्मनी लोग रहते थे और पश्चिमी भाग में एक जनरल गवर्नमेंट करके एक इलाका उन्होंने बनाया था। वहां पर इन यहूदियों को ले जाकर या सभी अन्य लोगों को, पोलैंड के लोगों को भी वहां जाकर मार दिया जाता था सामूहिक। वहां गैस के चेंबर, यातना गृह, सारी चीजें बनाई गई थी। हम लोग लास्ट के स्लाइड में उनको चित्र के साथ देखेंगे। तो इस प्रकार से ये योजना बनाई। नस्ली कल्पना लो, ठीक है। अब आगे अंतिम इसका चरण था। पहले जो नस्ल के बारे में हिटलर के क्या विचार थे, फिर उन्होंने किस प्रकार से नस्ल राज्य की स्थापना की, यानी कि वहां पर जर्मन लोगों को बसाया अन्य प्रदेशों को जीत के,
और तीसरे इसमें उन्होंने नस्ली कल्पना लोक, ठीक है, मतलब एक आदर्श विश्व का निर्माण करने की उसकी कल्पना, यूटोपिया मतलब आदर्श विश्व। तो युद्ध के आड़ में नाजी अपनी कातिलाना यानी कि कत्ल करना और नस्लवादी कल्पना लोग, ये कल्पना थी कि वहां पर केवल ऐसा आदर्श राज्य होगा जहां पर केवल आर्य रहेंगे, बाकी कोई समुदाय नहीं होगा, उसे कहा जाता है आदर्श विश्व या नस्लवादी कल्पना लोग, जहां पर केवल उच्च या श्रेष्ठ आर्य जर्मन लोग ही रहेंगे, बाकी किसी को रहने का जीने का अधिकार नहीं होगा, और वो होगा नस्ली कल्पना लोक या आदर्श विश्व। पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस करके उत्तर पश्चिमी पोलैंड का हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने पहले बताया है कि पोलैंड को सबसे पहली प्रयोगशाला बनाई गई इसकी, और वहां पर सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण करके तहस नहस कर दिया, और उसके उत्तर पश्चिमी पोलैंड का हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को घर बार छोड़कर भाग जाने के लिए मजबूर किया गया ताकि वहां जर्मन लोगों को बसाया जा सके। सभी पोलैंड वासियों और अन्य अवांछित समूहों को जनरल गवर्नमेंट नामक एक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया, जहां पर विशालतम घेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। तो पश्चिमी पोलैंड में यह जो था जनरल गवर्नमेंट नामक का क्षेत्र बनाया गया था, वहां पर इन्हें खदेड़ दिया जाता था, रखा जाता, और वहीं पर यातनाएं देकर बाद में इन्हें चैम्बरों में मारा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवों को उन्होंने पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। आर्य जैसे लगने वाले बच्चों को, क्योंकि इन बुद्धिजीवों ने हिटलर के नीतियों का विरोध किया था, इसलिए उसको पकड़ पकड़ के मार दिया। आर्य जैसे लगने वाले, देखिए इन्होंने बच्चों तक की नहीं छोड़ा, आर्य जैसे लगने वाले बच्चों को छीनकर, उनके माता पिता से छीनकर उसको चिकित्सक के पास, चिकित्सक जो विशेषज्ञ होते थे नस्ल की जांच करने वाले, उनके पास भेजा जाता था। अगर वहां से रिपोर्ट आई कि नहीं ये आर्य वंश का बच्चा है, तो उसे जर्मन परिवारों पर सौंप दिया जाता था। अगर वो आर्यन वंश का नहीं है, ऐसी रिपोर्ट आती थी, तो फिर उसे अनाथाश्रम में भेजा जाता था, जहां पर बाद में अधिकतर बच्चे मर ही जाते थे। इस प्रकार की नीतियां उन्होंने अपनाई। तो आर्य जैसे लगने वाले बच्चों को छीनकर, जिनकी नीली आंखें हैं, उनका ब्लड चेक किया जाता था और जांच के लिए भेजा जाता था। अगर वह आर्य निकला तो जर्मन परिवारों में लाया जाता था, उनकी परवरिश की जाती थी, बड़ा किया जाता था, आगे चलकर वो सैनिक बनाया जाता था। नहीं तो उसे अनाथ आश्रम में रखा जाता था, जहां अधिकतर बच्चे मर जाते थे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये हिटलर की नस्लवादी विचार थी। इस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र को बर्बाद किया। नस्ल के बारे में इनके विचार थे, कैसे यहूदियों को उन्होंने मारा, कैसे पोलैंड वासियों को उन्होंने खदेड़ दिया, इस प्रकार से ये इनकी नीतियां थी। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये चित्र यहाँ पर है, ठीक है, कई सारे, ये यातना गृह है, ये जो है ये यातना गृह है। देखिए यहाँ पर चेंबर में मारने से पहले उनके जो जूते निकाले जाते थे, कितने सारे जूते, इसे अंदाजा लगा सकते हैं। और ये करंट वाला जो एरिया है, जो तार से घेरा हुआ था यातना गृह वाला। अभी लास्ट हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, मौत का सिलसिला, ठीक है। इसके प्रमुख 3 चरण हैं। कैसे हिटलर ने यहूदियों और अन्य 52 किस्म के समूहों के लोगों को मारा, ठीक है। इसके कुछ 3 चरण हम लोग देखेंगे। तो पहला चरण हम लोग देखते हैं, जो 1933 से 1939 तक चला। इसका जो टाइटल था, या हिटलर का जो विचार था, कि हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं था। यानी कि जो अवांछित समुदाय था, जिसमें हमने देखा जिप्सी लोग थे, उसके बाद में यहूदी थे, उसके बाद में पोलैंडवासी, रूसी लोग, वो अन्य ऐसे 52 किस्म के लोग थे। तो इन्हें, उनका कहना था कि हमारे बीच रहने के तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये है मौत का सिलसिला का पहला चरण। उसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया था, उसको कहा जाता है न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार कानून, सितंबर 1935। क्या थे इस कानून के प्रावधान, ये पूछा जाता है बच्चों, इसलिए मैंने लिया है। तो जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा, बाकी जर्मन नागरिक नहीं होंगे और ना ही सरकार का उसे संरक्षण मिलेगा। यह पहला प्रावधान।
दूसरा, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी, इसमें कोई विवाह नहीं होगा। तीसरा, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया था, तो विवाह के बाद में भी कोई संबंध नहीं रखेगा, ठीक है, केवल विवाह ही नहीं कि अन्य संबंध भी नहीं रखेंगे, अपराध होगा वो। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी, राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं फहराए, मतलब कंप्लीटली वो नागरिक के तरह जीने का उन्हें अधिकार नहीं था, सारे अधिकार छीने गए। अन्य कानूनी उपाय भी किए गए थे। यहूदी व्यवसायों पर बहिष्कार किया गया था, उनके साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। सरकारी सेवाओं में जो नौकरी करने वाले थे निकाल दिया गया। यहूदियों की संपत्ति जब्त कर दी गई और बिक्री कर दी गई, ठीक है। इसके अलावा नवंबर 1948 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस कर दिया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले किए गए, यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार करके इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से उनके घरों को लूटा गया, संपत्ति को लूटा गया, प्रार्थना स्थल पर हमले किए गए, इस पूरी घटना को 1938 के इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये मौत के सिलसिला का पहला जो विचार था कि तुम्हें हमारे बीच में नागरिक के रूप में जीने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, पार्क में रखे बेंच केवल आर्यों के लिए, मतलब इस बेंच पर केवल आर्य बैठ सकते थे। अभी हम देखेंगे दूसरा चरण। देखिए इस चित्र को देखिए, इस सांकेतिक पट्टी में ऐलान किया जा रहा है कि उत्तरी समुद्र में स्नान क्षेत्र, ये देखिए यहाँ पर स्नान क्षेत्र का चित्र दिखाया गया है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी यहूदी नहीं आएगा, यहाँ पर केवल यह स्थान किसके लिए रहेगा? आर्यों के लिए रहेगा, ठीक है, श्रेष्ठ जर्मन लोगों के लिए रहेगा। दूसरे चित्र में देखिए, मेरे पास बेचने के लिए बस यही है, घेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो देखिए वो क्या चीज़ दिखा रहा है कि उनके सारे संपत्ति धन सारे छीन ले गए थे, जीने के कोई साधन नहीं थे। तो दूसरी नीति जो थी, दूसरा चरण था मौत के सिलसिले का, मतलब किस प्रकार से इन लोगों को उन्होंने मारा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हमारे बीच में तुम्हें रहने का, नागरिक के रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी विचारधारा थी, तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है, ठीक है। पहले नागरिकता निकाली, संपत्ति इकट्ठी, और अब देखिए इसी को हम कहते हैं घेटोआइजेशन, ठीक है। ये घेटोआइजेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई सितंबर 1941 से। सभी यहूदियों को हुक्म दिया कि वे डेविड का पीला सितारा अपने छाती पर लगा कर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया कि जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोदज एवं वारसा जैसे घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। यह बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ समय इसमें घेटो बस्तियों में वंचना, भूखमारी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो चुका था। तो इस प्रकार से उन्हें एक प्रकार से मरने के कगार पर छोड़ दिया था, दरिद्री बनाकर। ये थी दड़बाबंदी या घेटोआइजेशन। और तीसरा है सर्वनाश, तीसरा चरण खत्म कर देना। 1941 में, 41 के बाद में देखिए, पहले 1948 से 41 तक, 41 में उन्होंने पूरी तरह से घेटोआइजेशन की प्रक्रिया, पहले इसमें उनके नागरिक, सारी संपत्ति, सारी चीज़ें, व्यवहार बंद कर दिया, नौकरी से निकाल देना। दूसरे इसमें घेटोआइजेशन, उसमें भी पूरी तरह से उनको आजीवन के साधनों से पूरी तरह से समाप्त कर देना। और तीसरे इसमें लास्ट में कि अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, यानी कि खत्म कर देना, मार देना 41 के बाद में। भागने की कोशिश में मौत की यातना गृह के चारों तरफ लगी तार से मरने वाले लोग, गैस चेंबर में देखिए कपड़ों के ढेर। समूचे यूरोप में यहूदी मकानों, यातना गृह और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर के मौत के कारखानों में पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में, मुख्य रूप से बेल्जेक, ऑस्विट्ज, सोबिबोर, त्रेबलिंको, चेल्मनो तथा मायदानेक में उन्हें गैस चेंबरों में औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया जाता था।
इस प्रकार से ये 3 चरण जो थे, पहला चरण कि नागरिक के रूप में तुम्हें हमारे बीच में रहने का अधिकार नहीं है, हमारे साथ रहने का अधिकार नहीं है। दूसरा चरण जो था 1941 का, वो था बाड़ाबंदी, जिसमें हम लोगों ने घेटोआइजेशन की प्रक्रिया, यानी कि उन्हें मुख्य जर्मनी क्षेत्र से अलग बस्तियों में जाकर रखा, जहाँ पर सारे आजीविकाओं के साधन समाप्त किए गए, सारी संपत्ति छोड़कर ये सारी चीज़ें उन्होंने किया, और फिर मरने के लिए उनको छोड़ दिया वहाँ पर। और तीसरा 1941 के बाद में जो था, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि उन्हें मौत के घाट उतारने की प्रक्रिया, जिसमें कई सारे केंद्र, यातना गृह और चेंबर, गैस चेंबर बनाए गए थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक साथ कई सारे लोगों को मार देते थे, और इसी के कारण, इसी मौत के सिलसिले के कारण ही ये हिटलर पूरी तरह से बदनाम हुआ, और जिसको एक अमानवीय चेहरा और नरसंहार, जो इतने भारतीय मतलब विश्व के इतिहास में ऐसा नरसंहार करने वाला कोई व्यक्ति अभी तक नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग ये भाग समाप्त करते हैं। नस्ल के बारे में नाज़ी के विचार क्या थे, हिटलर ने नस्लवादी की राज्य की स्थापना के लिए कौन से कदम उठाए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम लोग ये तीसरा पार्ट समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम लोग चौथे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।